हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से बदलाव 1 अप्रैल 2020 से हो गए हैं। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपके पास लैंड या बिल्डिंग है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालते हुए आप फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब ये देखा जाएगा कि यदि व्यक्ति के पास लैंड या बिल्डिंग है जो कि उसने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की है, तो पहले तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते थे 1 अप्रैल 2001 को, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है उस एरिया में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल मीन द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा फ्रेंड्स, व्यक्ति को नए इनकम टैक्स रेट को चूज करने की ऑप्शन दी गई है 1 अप्रैल 2020 से। यह ऑप्शन सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दी गई है। इसके अंतर्गत यदि इनकम 2,50,000 रुपये तक है तो उसे नील टैक्स पे करना है। यदि इनकम 2,50,000 से 5 लाख रुपये तक है तो 5% टैक्स है। यदि 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक इनकम है तो 10% टैक्स है। यदि 7.5 से 10 लाख रुपये तक इनकम है तो 15% है। यदि 10 लाख से 12,50,000 रुपये तक की इनकम है तो 20%, और यदि 12,50,000 से 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो 25%, और 15 लाख से ऊपर 30% है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सरचार्ज सेस भी अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, आपको नए इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है या ओल्ड ऑप्शन को चूज़ करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, अब यदि कोई व्यक्ति अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गलत एंट्री करता है या गलत इनवॉइस इशू करता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है 1 अप्रैल 2020 से। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि कोई व्यक्ति गलत एंट्री करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में या कोई ऐसी एंट्री को डिलीट कर देता है जिससे कि उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट होना है ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा सके। फ्रेंड्स, इस केस में जो पेनल्टी लगाई जा सकती है वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री या ओमिटेड एंट्री के इक्वल लगाई जा सकती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की गलत एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करता है तो उसके इक्वलेंट ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा उस व्यक्ति के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गलत एंट्री करे। इस केस में भी इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री के इक्वल पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉल्स एंट्री का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गलत एंट्री करता है, जैसे कि गलत इनवॉइस इशू करता है, या फिर फ्रेंड्स व्यक्ति बिना गुड्स या सर्विस को सप्लाई किए हुए इनवॉइस को इशू करता है या फिर रिसीव करता है, यानी कि सप्लायर के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है और रिसिपिएंट के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। या फिर व्यक्ति इनवॉइस इशू करता है गुड्स या फिर सर्विस की सप्लाई के लिए, या फिर गुड्स या सर्विस रिसीव करता है जहाँ पे कि व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यह पेनल्टी भी सप्लायर के ऊपर भी लगाई जा सकती है और रिसिपिएंट के ऊपर भी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, कुछ बिजनेसमैन के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट की लिमिट को भी इंक्रीज किया गया है 1 अप्रैल 2020 से। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना होता है, लेकिन ये लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी कि यदि किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लगाई गई है। यानी कि वह जो टोटल रिसीट ले रहा है उसमें से जो कैश रिसीट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल रिसीट का। इसके अलावा जो पेमेंट कर रहा है वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैश में जो उसकी टोटल पेमेंट है उसका। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे पहले वर्किंग पार्टनर जो होता था पार्टनरशिप फर्म का जिसका कि टैक्स ऑडिट होता था, उसे भी अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए टाइम लिमिट वही था जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए था, यानी कि 30 सितंबर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वर्किंग वर्ड को डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार यदि कोई पार्टनर है फर्म का जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन यहाँ पे 30 सितंबर के बजाय डेट अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। यानी कि कंपनी या फिर जिस व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होना है या जो पार्टनर है फर्म में जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है
या फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म है जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, उन सभी के लिए अब ड्यू डेट 31 अक्टूबर है इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए। फ्रेंड्स ये बदलाव फाइनेंशियली 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 से किया गया है। फ्रेंड्स अगला बदलाव टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को लेकर किया गया है, यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको 1 महीना पहले फाइल करनी है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से। इसके लिए सेक्शन 44 AB में बताया गया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ ही फाइल करनी है, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड 1 मंथ प्रायर इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको 30 सितंबर तक ही फाइल करनी है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पोर्टल पर, और आप इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं यदि टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होना है। इसके अलावा फ्रेंड्स रेजिडेंशियल स्टेटस को भी चेंज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से। इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट होता है तो उसकी इंडियन इनकम और ग्लोबल इनकम दोनों पे ही उसे इंडिया में टैक्स देना होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में उसकी जो आउटसाइड इंडिया इनकम होती है उस पर उसे टैक्स नहीं देना होता है। और यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता है तो उसे ना तो आउटसाइड इंडिया जो उसकी इनकम होती है उस पर टैक्स देना होता है और ना ही उसे उस इनकम पे टैक्स देना होता है जो कि उसकी बिजनेस से है और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब ये देखा जाएगा कि यदि व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को निकालने के बाद यदि 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसका स्टे देखा जाएगा इंडिया में। यदि वो 120 दिन या उससे ज़्यादा है लेकिन 182 दिन तक है तो उस केस में पिछले 4 सालों में भी यदि उसका टोटल स्टे 365 दिन है तो उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। इस प्रकार जो उसकी इनकम होगी बिजनेस से जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि उसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो उसे इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा और उस केस में उसकी टोटल इनकम यानी कि इंडियन इनकम भी और ग्लोबल इनकम भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। फ्रेंड्स आपके लिए इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को समझना भी जरूरी है। इट मीन्स इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, भले ही वो इंडिया में नहीं भी आता है तब भी उसे इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स में चेंज किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है and if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature, यानी कि यदि व्यक्ति किसी और कंट्री में कोई टैक्स नहीं पे करता है और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे डीम्ड रेजिडेंट इंडिया का माना जाएगा, भले ही वो इंडिया में नहीं भी आया है। इस केस में उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। इस प्रकार यदि ऐसे व्यक्ति की कोई इनकम है उस बिजनेस से जो कि इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है उस पर भी उसे इंडिया में ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सेक्शन 80EA के अंतर्गत डिडक्शन मिलती थी यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करता है जहाँ पे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ले सकता था 1,50,000 रुपये तक इस सेक्शन के अंतर्गत। लेकिन इसमें कंडीशन थी कि जो लोन है वो 31 मार्च 2020 तक ही सैंक्शन होना चाहिए। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। इस प्रकार यदि कोई टैक्स पेयर इस पीरियड में लोन लेने के बाद ये हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है तो एडिशनल डिडक्शन 1,50,000 की क्लेम कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स TDS के रेट भी रिड्यूस किए गए हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस यानी कि सेक्शन 194J के अंतर्गत या फिर रॉयल्टी फॉर एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स TDS के रेट 2% किए गए हैं, यानी कि 10% से रिड्यूस करके 2% किए गए हैं यदि टेक्निकल सर्विसेज है अदर देन प्रोफेशनल सर्विस या फिर रॉयल्टी वेयर सच रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। इसके अलावा फ्रेंड TDS के रेट 10% ही रहेंगे यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज पर। इसके अलावा फ्रेंड्स ई अपील के लिए भी प्रोविज़न दी गई है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देता है तो आप कमिश्नर अपील के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपील फाइल कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम को नोटिफाई करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस 1 जून 2020 से होंगे, यानी कि 26AS की जो स्टेटमेंट है जिसमें कि आप अपना TDS चेक करते हैं उसे चेंज किया जाएगा। उसमें अब आप शेयर की सेल परचेज एक्स्ट्रा की जो ट्रांजेक्शन है वो भी देख पाएंगे। इसके लिए नया फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा।
इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ चेंजेस 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करता है तो उस केस में अब उसका TDS काटा जाएगा यदि वो रिटर्न फाइल नहीं करता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ चेंजेस 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होंगे, यानी कि यदि फॉरेन रेमिटेंस की जाती है या ओवरसीज टूर पैकेज सेल किए जाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TCS काटा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुड सेल करता है, किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए तक की या एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो स्पेसिफाइड टर्नओवर के बाद उसे TCS काटना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि कोई ट्रांजैक्शन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जाती है तो अब ई-कॉमर्स ऑपरेटर TDS काटेगा 1 अक्टूबर 2020 से। इसके लिए प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट यानी कि सेलर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कोई गुड सेल करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में ई-कॉमर्स ऑपरेटर सेलर को पेमेंट करने से पहले उसका TDS काटेगा और गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। फ्रेंड्स आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।